हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का घटना चक्र पूर्वावलोकन में। हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। आज का चैप्टर है दिल्ली सल्तनत प्रशासन। दिल्ली सल्तनत प्रशासन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। आगे ले चलने में आपसे रिक्वेस्ट है, आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं। गुलाम वंश को सुल्तानों ने 1206 से 1290 तक शासन किया है। गुलाम वंश 1206 से लेकर के 1290 तक शासन किया है। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया है। और तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1412 ईस्वी तक शासन किया है। 1320 से लेकर 1412 तक तुगलक वंश। सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 तक। 14 से लेकर के 1451 तक। और लोदी वंश 1451 से लेकर के 1526 तक शासन किया है। इसमें तुगलक वंश का शासन सबसे अधिक दीर्घकालिक था। तो तुगलक वंश कब से चला है? 1320 से लेकर के 1414। तो सबसे ज़्यादा तुगलक वंश का शासन रहा है। दिल्ली सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग थे। अधिकांश जो अमीर थे या सुल्तान थे, किस वर्ग के थे? ये तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। जो केंद्रीय शासन है उनका जो शासन है उसका प्रधान कौन रहता था? सुल्तान। इसी तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। तो जो मेन होता था वो सुल्तान होता था। बाकी जितने भी पद होते थे उस पर अलग अलग व्यक्ति होते थे, तो उन सभी को अमीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमीर। तो जितने भी अलग अलग पद पर नियुक्त हुए थे या अधिकांश व्यक्ति जो थे या सुल्तान जो भी थे, ये क्या थे? तुर्क वर्ग थे। तो सुल्तान मेन होता था, लेकिन अन्य पद पर जो होते थे उनको अमीर कहा जाता था। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था। इनका प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्पवयस्क होता था। यदि सुल्तान अयोग्य है, उस योग्य नहीं है शासक बनने लायक, या वो उसके अंदर बल नहीं है, निर्बल है, या अल्पवयस्क मतलब वो छोटा है, सयाना नहीं है, तब किसका प्रभाव होता था? अमीरों का प्रभाव ज़्यादा होता था। अमीरों का प्रभाव ज़्यादा होता था। प्रशासनिक विभाग एवं इसके प्रारंभ करने वाले शासक को देखते हैं कि कौन सा विभाग को कौन सा शासक ने शुरुआत किया है। तो दीवान ए मुस्तखराज, ये राजस्व विभाग था, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया है, खिलजी वंश के। दीवान ए रियासत या बाजार नियंत्रण विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। दीवान ए रियासत को हिंदी में क्या कहते हैं? बाजार नियंत्रण विभाग। तो रियासत कहाँ मिलती है? बाजार में मिलती है। और दीवान मुस्त खराज, ये क्या था? राजस्व विभाग था। दीवान अमीर एक वही एक कृषि विभाग था, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़ा लिखा था, तो ये कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए दीवान अमीर को ही या कृषि विभाग की स्थापना किया। दीवान खैरात, जिसे दान विभाग कहा जाता है, फिरोज तुगलक ने इसको शुरू किया था। दीवान खैरात क्या था? दान विभाग था, दान दिया जाता था इन विभाग के जरिए। दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक। दीवान बंदगान का मतलब होता है दास। इनके फिरोज तुगलक के 1 लाख दास थे, इसको दासियों का बहुत शौक था, उसके लिए एक अलग से विभाग बनाया था, दीवान बंदगान। नेक्स्ट है विभाग एवं उनकी कार्यविधि। कौन सा विभाग कौन सा काम करता था? जैसे दीवाने अर्ज में क्या होता था? सेना विभाग से संबंधी, आर्मी विभाग से दीवाने अर्ज। दीवाने रिसालत क्या करता था? ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित था, विदेशी मामलों की देखरेख से संबंधित था। दीवाने रिसालत किससे था? धार्मिक से था और विदेशी मामलों की देखरेख से था। दीवाने इंसा का कार्य क्या था? सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवाने इंसा ये कैसा था? पत्र व्यवहार से था। और कैसा पत्र व्यवहार? सरकारी। दीवाने वजारत का काम था वित्तीय मामलात से संबंधित राजस्व या विभाग। वित्तीय मामला जो होगा वो दीवाने वजारत में होगा, या राजस्व विभाग से संबंधित कोई भी बात होगी, दीवाने वजारत। वजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। वजारत को जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया,
जो गैर अरबी संस्था थी उनको अंतर्मुक्त किया गया तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे उन्हें विजारत की संज्ञा दी गई थी। तो विजारत क्या है? एक ऐसी संस्था है, इस इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई है विजारत को। गैर अरबी संस्थाओं को इससे मुक्त कर दिया गया है। जो अरबी नहीं थे, गैर अरबी थी संस्था, उनको मुक्त कर दिया गया है। और मुस्लिम सम्राट के अधीन, जो मुस्लिम सम्राट थे उनके अधीन जो मंत्रिपरिषद थी उनके लिए ये नाम व्यवहार में लाया गया। मुस्लिम सम्राट के जो मंत्रिपरिषद थी उसके लिए विजारत की संज्ञा दी गई। विजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से लिया है। तो ये विजारत एक ऐसी संस्था के रूप में, विजारत को एक संस्था के रूप में सबसे पहले किसने अपनाया था? फारस ने। तो फारस के ही देख में अब्बासी खलीफा ने दिल्ली सल्तनत में भी लागू कराया था। अब्बासी खलीफा ने, कहाँ से अब्बासी खलीफा ने सीखा था, देखा था? फारस से। महमूद गजनवी के राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर थे। वजीर मतलब प्रधानमंत्री। तो गजनवी था, गजनवी के राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर थे, जो शासन व्यवस्था चलाने में ये निपुण था। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग दीवानी वजारत का प्रधान होता था। वजीर जो प्रधानमंत्री होता था, इसका काम क्या था? राजस्व विभाग या दीवाने वजारत का प्रधान होता था वजीर। जो राजस्व विभाग है या दीवाने वजारत भी इसको कहा जाता था, उसका ये मेन होता था वजीर, प्रधानमंत्री। इस दृष्टि से वह लगान कर व्यवस्था, दान तथा सैनिक व्यय आदि सभी को देखभाल करता था। किसकी? राजस्व विभाग का ही प्रधान होता था वजीर, इसलिए लगान और कर व्यवस्था, दान, सैनिक व्यय कितना हो रहा है, ये सब देखभाल करता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्ण काल था। तुगलक काल कैसा था? मुस्लिम का स्वर्ण काल था, भारतीय विजारत का स्वर्ण काल था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्ण काल था। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर था, मतलब बहुत बहुत फेमस हो गया था। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का संगठन और पदों का विभाजन किया गया था। तो सेना का संगठन और वो किस पद पर है, इस पद का विभाजन किसकी प्रणाली पर हुआ था? दशमलव प्रणाली पर। घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान सरेखेल कहलाता था। जो घोड़े पर सवार सेना जाती थी, टुकड़ी होती थी, जैसे 4 टुकड़ी हो गई, 2 आगे और 2 पीछे, तो ये क्या कहलाता था? घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान जो होता था वो सरेखेल कहलाता था। सरेखेल, 10 सरेखेल के ऊपर एक सिपाह सालार, जैसे 10 सरेखेल हैं तो उसके ऊपर एक सिपाह सालार तथा 10 सिपाह सालारों के ऊपर 10 सिपाह सालारों के ऊपर क्या होता था? एक अमीर होता था। और 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक होता था और 10 मलिकों के ऊपर एक खान होता था। सुल्तान सेना का मुख्य सेनापति होता था। सुल्तान क्या होता था? सेना का मुख्य सेनापति। फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि से मेरा कर निर्धारण किया। फिरोज तुगलक ने कुरान के नियम को देखते हुए कर का निर्धारण किया था। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी है। कौन? फिरोज तुगलक ने। खराज, जजिया, खुम्स और जकात। खुम्स लूट का धन होता था, जो लूट कर लाए गए धन होते थे उसे खुम्स कहा जाता था, जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। तो जैसे किसी 2 राज्य में युद्ध हो रहा है तो अपने शत्रु से हम विजयी हो गए, जीत गए, उनको हरा दिए, तो वहाँ हम लूट लेते थे। लूटने के बाद जो धन मिलता था वो खुम्स कर कहलाता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। 5 भाग में से 4 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था, शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में जमा कराया और 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। ठीक उसका उल्टा कर दिया, 1/5 भाग सैनिक लेंगे, 4/5 भाग राजकोष में जमा होगा। सिकंदर लोदी ने गढ़े हुए खजानों से कोई हिस्सा नहीं लिया है। सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश के थे शासक, जो गढ़े हुए खजाने मिले उनमें से ये कोई हिस्सा नहीं लिए हैं। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। सल्तनत काल की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। स्वशासन मतलब स्वयं शासन यहाँ चलता था और पैतृक अधिकारी
की व्यवस्था थी, मतलब कि पिता का लड़का ही अधिकारी। तो ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। सल्तनत काल में जो भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? गांव में चौधरी थे। कौन था? चौधरी। सल्तनत कालीन में दो प्रमुख मुद्राएं हैं, एक जीतल और टंका। तो इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जो शुद्ध अरबी का सिक्का चलाया। उसी ने दो प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया था। चांदी का जो चला था उसको क्या बोला? टंका, और तांबे को क्या बोला? जीतल। तो टंका एवं जीतल का अनुपात कितना था? 1:48, 1:48 का था। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46 ईस्वी तक शासन किया है। इसके समय सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के खलीफा का नाम अंकित हुआ था। जो बगदाद का खलीफा था उसका नाम अंकित हुआ था अलाउद्दीन मसूद शाह के समय जो सिक्का चलाया गया था। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम थे। बगदाद के अंतिम खलीफा कौन थे? अल मुस्तसीम थे। 1242 से 58 ईस्वी तक खलीफा रहा है ये। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम उल्लिखित था, जो 1226 से 42 ईस्वी तक खलीफा रहे हैं। तो 1226 से लेकर 42 ईस्वी तक खलीफा कौन रहा है? अल मुस्तनसीर। तो इसी समय में 1211 से लेकर के 1236 तक इनका शासनकाल रहा है इल्तुतमिश का। तो इनके समय में जो सिक्का चलाया गया है, इनके समय में जो खलीफा थे उनका नाम लिखा है अल मुस्तनसीर। हदीस एक इस्लामिक कानून है, जबकि जवाबित राज्य कानून से संबंधित है। तो जो हदीस है ये क्या है? इस्लामिक कानून है। हदीस क्या है? एक कानून है, इस्लामिक कानून है हदीस। लेकिन जवाबित क्या है? जवाबित राज्य कानून से संबंधित है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। तो इतिहासकार जो बर्नी था, इन्होंने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है कि ये वास्तव में इस्लाम है, इसलिए कि अधिकतर आबादी क्या थी? इस्लाम नहीं अनुसरण करने वाली थी। पहला ही सही है। मुस्लिम धर्मतज्ञ की अक्सर अपेक्षा हुई, ये गलत है। सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए नहीं। गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, ये नहीं। तो पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कैसे थे? तुर्क के थे। और जो अन्य अधिकारी होते थे सुल्तान के अलावा, उनको क्या कहा जाता था? अमीर कहा जाता था। अमीर, जब कोई सुल्तान अयोग्य, निर्बल और अल्पवयस्क रहता था तो अमीरों का प्रभाव रहता था ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करके बताना है कि कौन सा सही है। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। हाँ, राजस्व प्रशासन में जो राजस्व वसूल करता था उसको आमिल कहा जाता था। पहला सही है। दिल्ली के सुल्तानों को इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी, नहीं। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में नहीं। खलजी होता ही नहीं है, खिलजी है। तो इसका पहला वाला ही आंसर राइट हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन के प्रत्येक परगना या ग्रामों का समूह पर एक आमिल या अमल गुजार की नियुक्ति की जाती थी कर वसूलने के लिए, जिसे आमिल या अमल गुजार कहा जाता था, जो परगनों के राजस्व संग्रह का कार्य करता था। इक्ता प्रणाली भारत की प्राचीन देशी संस्था न होकर के अरब की मौलिक प्रणाली थी। ये भारत की प्राचीन नहीं थी, ये अरब की मौलिक प्रणाली थी, जिसका उद्भव पश्चिमी एशिया ईरान में हुआ था। इसे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश द्वारा लागू किया गया था। मीर बख्शी, जिसे सैन्य विभाग का प्रमुख और मनसबदारों का प्रमुख था। कौन? मीर बख्शी। मीर बख्शी क्या था? जो सैन्य विभाग था उसका प्रमुख और मनसबदार का भी प्रमुख था मीर बख्शी। ये मुगल काल का पद है, न कि दिल्ली सल्तनत का। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख दीवान आरिश कहलाता था। जो सेना है, सेना विभाग का जो प्रमुख होता है उसको क्या कहा जाता है? दीवान आरिश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? तो इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सही बात है, इल्तुतमिश ने लागू किया था राजस्व एकत्रित करने के लिए। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था।
तो सियासत करना इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, दूसरा भी सही है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, नहीं, सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाती थी, राजस्व कोष में जमा होता था। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। हाँ, मुक्ति को इक्ता से एकत्रित रखना है और राजस्व से क्या करना पड़ता था, सैनिक रखने पड़ते थे। तो ए बी डी सही है, सी गलत है। सी गलत है, सीधा सुल्तान के हाथ में नहीं जाता था, सीधा सुल्तान के हाथ में नहीं जाना पड़ता था। तो क्या हुआ यहाँ पर, भारत में सुल्तान काल के सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली को प्रश्नल किया गया था। इस व्यवस्था के तहत इक्ता के धारक इक्तादार या मुक्ति को उस भू क्षेत्र में राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी थी। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति अपने सैन्य और प्रशासन व्यय पूरे करता था। सैन्य और प्रशासन व्यय को पूरा करता था, वो अपने खाते में नहीं रखता था, तथा उसे इस राजस्व से सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक रखने पड़ते थे। सुल्तान की सेवा करने के लिए सैनिक रखने पड़ते थे इसी राजस्व से। खालिसा भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। जो खालिसा भूमि से आय होती थी वो अबू अली हसन इब्न अली तसी निजाम अल मुल्क की फारसी पुस्तक सियासतनामा में प्रारंभिक इक्ता व्यवस्था का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम से सही अनुक्रम है। आकार की दृष्टि से सबसे पहले परगना होता था, आरोही देखा क्रम सबसे छोटा परगना, सरकार और सूबा, तो परगना, सरकार और सूबा होता था। तो मध्यकालीन भारत के संदर्भ में संपूर्ण साम्राज्य को सूबा बोले तो प्रांत में बांटा गया था। सूबेदार सूबे के शासन का प्रमुख अधिकारी था। प्रशासन की दृष्टि से प्रत्येक सूबे को अनेक इकाइयों में बांटा गया था। इन इकाइयों को सरकार कहा जाता था। तो प्रशासन की दृष्टि से प्रत्येक सूबों को इकाइयों में बांटा गया था और इन्हीं इकाइयों को सरकार कहा जाता था। प्रत्येक सरकार का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। तो सरकार का प्रमुख जो अधिकारी होता था, उस प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था, फौजदार। प्रत्येक सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था। फिर से परगना या महल में विभाजित कर दिया गया था सरकार को। तो यहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। परगनों के अंतर्गत गांव होते थे जिन्हें मावदा या दीह कहा जाता था। गांव को क्या कहा जाता था, परगने के अंदर जो गांव है मावदा या दीह। मावदा के अंतर्गत बहुत छोटी छोटी बस्तियां थी जिन्हें नागला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में परगना तथा सरकार के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया जिसे चकला कहा जाता तथा जिसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे। अतः मध्यकालीन भारत में आकार की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम इस प्रकार है, पहले परगना, फिर सरकार, फिर सूबा। आरोही क्रम में देखा जाए तो परगना, सरकार, उसके बाद सूबा। दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी, तो बलबन ने की थी, दीवान अर्ज की। तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक बलबन ने सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीवान अर्ज विभाग की स्थापना की थी। सर्वप्रथम बलबन ने ही तत्पर सेना रखने की शुरुआत की। बलबन ने इमादुल मुल्क को दीवान आरिज या बोले तो सैन्य मंत्री नियुक्त किया था। किसको, इमादुल मुल्क को, तथा उसे रावत अर्ज की उपाधि दी थी। आरिज विभाग का मुख्य कार्य सैन्य भर्ती, सेना को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करना व वेतन वितरण करना था। तो आरिज विभाग का काम क्या था, जो सेना है उनको अस्त्र शस्त्र देना और वेतन देना आरिज विभाग का काम था। कौन सा सुमिलित नहीं है ये बताना है। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, सही बात, राइट, सही सुमिलित है। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद तुगलक, कृषि विभाग दीवाने खैरात फिरोज तुगलक, ये भी सही है। दान विभाग दीवाने रियासत बलबन नहीं है, दीवाने रियासत बलबन नहीं है, दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी है जो बाजार नियंत्रण था। दीवाने मुस्तखराज किससे था, राजस्व विभाग। दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग, दीवाने खैरात दान विभाग। कौन सा सुमेलित था ये बताना है। पहला दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने, सही बात है, ये दासियों के लिए था। दीवाने मुस्तखराज बलबन नहीं, दीवाने मुस्तखराज था अलाउद्दीन खिलजी। मुस्तखराज बाजार नियंत्रण से था। दीवाने को ही अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने को ही अलाउद्दीन खिलजी ने, दीवाने अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक।
तो दीवाने बंद विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक ने किया था, या दासों की देखरेख करता था। फिरोज शाह के शासनकाल में दासों की संख्या अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अफीक के लेखानुसार राजधानी तथा प्रांतों में दासों की संख्या बढ़कर 80,000 हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व विभाग से भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए नए विभाग दीवाने मुफ्त खराज की व्यवस्था की थी। राजस्व विभाग से रिलेटेड था मुफ्त खराज। राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार और लूटपाट न होने पाए, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुफ्त खराज की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने संकट की स्थिति में कृषकों की सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र में कृषि विभाग या दीवाने कोही की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अर्ज सैन्य विभाग है, इसको बलबन ने स्टार्ट किया था। सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग किससे संबंधित था? तो कृषि से संबंधित था। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दीवाने अर्ज क्या था और दीवाने रिसालत? तो दीवाने रिसालत क्या है? ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। दीवाने इंसा क्या है? ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। और दीवाने वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित था। दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित था। तो इसका आंसर हो जाएगा 4-1-2-3। 4-1-2-3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4-1-2-3 इसका डी ऑप्शन। तो दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित, दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों और विदेशी मामलों से संबंधित, दीवाने इंसा सरकारी पत्र से है, दीवाने वजारत वित्तीय मामले से है। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है तो ये रक्षा विभाग से संबंधित है, सैन्य विभाग से संबंधित है। दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज अथवा आरिज मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। दीवाने आरिज या आरिज मुमालिक के विभाग ही दीवाने अर्ज कहलाता है। आरिज मुमालिक का विभाग क्या था? दीवाने अर्ज। इस विभाग की स्थापना किसने किया था? बलबन ने किया था। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो तुगलक वंश। विजारत मतलब क्या होता है? विजारत मतलब होता है वजीर, प्रधानमंत्री। तो तुगलक वंश में चरमोत्कर्ष पर था। तुगलक वंश में ये चरमोत्कर्ष पर था। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने कार्यकाल में एक नया प्रयोग किया, जिसके अंतर्गत उसने भूतपूर्व वजीरों ख्वाजा खातिर ख्वाजा मुहज्जब तथा निजामुल मुल्क जुनैदी को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया और न केवल महत्वपूर्ण मामलों पर उनसे सलाह लेता था बल्कि उनके विचारों को भी महत्व देता था। गयासुद्दीन तुगलक। अगला है मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। ये विलय था किसका? फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय तत्वों का। तो मध्यकाल सरकार एक समग्र संरचना थी। विलय था किस का विलय था? फारस जो अरब के थे, तुर्क जो मंगोल के थे और भारतीयों का था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन भूमि उत्पाद पर लगाने वाले कर को इंगित करता था? तो भूमि उत्पाद पर लगाने वाला कर कौन था? खराज था और खुम्स नहीं था भूमि पर, उस्र था और मुक्तई था। 1, 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो खुम्स भूमि उत्पाद पर लगाने वाला कर नहीं था, अपितु यह एक धर्मनिरपेक्ष कर था। खुम्स धन लूट का था। जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था, उस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था, 1/5 भाग राजकोष में जमा होता। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में जमा करते थे, 1/5 भाग सैनिकों को देते थे। सिकंदर लोदी ने गढ़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। खुम्स के अलावा अन्य सभी भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। कौन कौन है? उस्र, खरास और मुक्तई। अगला है भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया था। यह हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास था। यह भूमि का एक विशेष खंड होता था जो सैनिक या सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था। सैनिक और सैनिक अधिकारियों को, किंतु वे इस भूभाग के मालिक नहीं होते थे। वे केवल लगान का उपभोग कर सकते थे। सैनिक और सैनिक अधिकारी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी। भू राजस्व का
गांव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? चौधरी होता था। तो गांव की सबसे छोटी इकाई समय कौन थी? सल्तनत काल में सबसे छोटी इकाई गांव थी, जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का अधिकारी था। इस प्रकार राज्य के कर्मचारियों का किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था। राज्य के कर्मचारियों का किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क न था, बल्कि वंशानुगत और परंपरा से चले आ रहे गांव अथवा जिले के अधिकारियों से संपर्क रहते थे और किसानों से लगान वसूल कर उन्हें देते थे। किनको? गांव अथवा जिले के अधिकारी को। मुक्ति और वली के कार्यों की देखभाल के लिए सुल्तान ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। फिरोज शाह तुगलक ने कुरान के नियमों की दृष्टि से रख कर के देखते हुए उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी थी: खराज, जजिया, खुम्स, जकात। धार्मिक नियमों के विद्वानों से परामर्श कर उसने खेतों की उपज में 10% की दर से सिंचाई कर सर्व भी लगाया था। सिंचाई कर का नाम सर्व है। फिरोज तुगलक ने अपने समय में 28 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था। 28 ऐसे कर थे जो कष्टदायक थे, उनको समाप्त कर दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। 4 कर लगाया था कुरान की दृष्टि से: खराज, जजिया, खुम्स और जकात। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से जवाबित का संबंध है। सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली जवाबित का संबंध राज्य के कानून से है। हदीस है एक। हदीस क्या है? इस्लामिक कानून है। इस्लाम धर्म के मूल स्रोत कुरान के बाद दूसरा स्रोत हदीस। कुरान के बाद क्या? हदीस। दोनों को मिलाकर इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या और इस्लामी शरीयत की संरचना होती है। हदीस को मिला करके और कुरान को, दोनों क्या है? कानून, इस्लामिक कानून है। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या होता था? तो सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ होता था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि क्या कहलाती थी? फवाजिल या फाजिल कहलाती थी। सल्तनत काल को 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो कौन कौन सा था? एक जीतल था और एक टंका था। किसने चलाया था शुद्ध अरबी का सिक्का? इल्तुतमिश ने। जीतल और टंका। टंका चांदी का था और जीतल किसका था? तांबा का था। इनका अनुपात था 1:48। अगला था इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी चलाया था। अरबी का सिक्का। किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? इल्तुतमिश था। जो चांदी का था वो टंका था और जो जीतल तांबा का था वो जीतल। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किंतु धातु के थे, चांदी और तांबे के थे। अगला क्वेश्चन है किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है? तो पहले इल्तुतमिश ने अरबी के सिक्का चलाए, इनमें भी बगदाद फारस के खलीफा का नाम मिलता है। लेकिन अंतिम खलीफा का नाम पूछे तो अलाउद्दीन मसूद शाह है। 1242 से लेकर 46 तक इनका शासनकाल रहा है। अलाउद्दीन मसूद शाह का। सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ है इनके शासनकाल में जो सिक्का चला था। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम थे। 1242 से 58 तक ये थे खलीफा बगदाद के। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम उल्लेखित था, जो 1226 से 42 तक खलीफा रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ख़त्म होता है थ्योरी सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।